सो हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून, गुड इवनिंग। तो कोलकाता सेशन ऑफ 1928 हम नेक्स्ट लेक्चर मॉडर्न हिस्ट्री का यहाँ से स्टार्ट करेंगे। पिछले में हमने ली कमीशन, मुदुमन कमीशन, सिमन के बारे में, नेहरू रिपोर्ट के बारे में ये सारी चीज़ें पढ़ी थी। तो आज हम कोलकाता सेशन 1928 का तो एक टाइमलाइन के हिसाब से चल रहे हैं, ठीक है। 27 में वो सारी रिपोर्ट आई थी 1927, 1928 में होता है कोलकाता सेशन। तो इस सेशन को प्रिसाइड कौन करता है? मोतीलाल नेहरू, प्रोमिनेंट लीडर जो कांग्रेस के और द फादर ऑफ जवाहरलाल नेहरू। डोमिनियन स्टेटस डिमांड, देखो कांग्रेस इस सेशन के दौरान ऑफिशियली अडॉप्ट करती है डिमांड फॉर डोमिनियन स्टेटस ऑफ इंडिया विद इन ए ईयर। अब डोमिनियन स्टेटस का मतलब कि इंडिया को कुछ ना कुछ आज़ादी मिलेगी, ऑटोनॉमी मिलेगी अपने फैसले करने की, ब्रिटिश एम्पायर के अंदर रहते हुए, अंडर द अम्ब्रेला ऑफ ब्रिटिश एम्पायर, जैसे कनाडा ऑस्ट्रेलिया थे। सिमिलरली टू वट कंट्रीज लाइक कनाडा ऑस्ट्रेलिया इंजॉयड। अ वार्निंग टू ब्रिटिश गवर्नमेंट, एक रेजोल्यूशन पास किया गया ये कहते हुए कि अगर ब्रिटिश गवर्नमेंट जो है वो डिड नॉट ग्रांट डोमिनियन स्टेटस, एक साल के अंदर हमें डोमिनियन स्टेटस ना दिया, तो कांग्रेस मूव होगी डिमांड करने के लिए कंप्लीट इंडिपेंडेंस, मतलब पूर्ण स्वराज, पूरी तरीके से आज़ादी के लिए हम डिमांड करना स्टार्ट कर देंगे अगर एक साल के अंदर हमें डोमिनियन स्टेटस ना मिला। ओके, डाइवर्जेंस ऑफ ओपिनियन, देखो देर वॉज डिफरेंस ऑफ ओपिनियन बिटवीन मॉडरेट्स लाइक मोतीलाल नेहरू और रेडिकल जैसे जवाहरलाल नेहरू और सुभाष चंद्र बोस के बीच में कहीं ना कहीं जो है डिफरेंस ऑफ ओपिनियन था, ठीक है। मॉडरेट जो है डोमिनियन स्टेटस पे कहीं ना कहीं सेटल होने के लिए राजी थे, लेकिन रेडिकल जो लीडर हैं जैसे नेहरू या फिर जवाहरलाल नेहरू या सुभाष चंद्र बोस है, वो कहीं ना कहीं जो है एडवोकेट कर रहे थे कि एक कंप्लीट इंडिपेंडेंस मिलना चाहिए, ठीक है, पूरी तरह से। तो प्रिपरेशन होने लगा पूर्ण स्वराज को। तो ये कहीं ना कहीं एक ग्राउंड वर्क ले डाउन किया है जो लाहौर सेशन होगा 1929 का, जहाँ पे डिमांड होगी कंप्लीट इंडिपेंडेंस, जो ऑफिशियली अडॉप्ट किया जाएगा जब ब्रिटिश गवर्नमेंट जो है डोमिनियन स्टेटस की जो डिमांड है उसको पूरा करने से फेल हो जाएंगे, ठीक है। बॉयकॉट ऑफ सिमन कमीशन, देखो इस सेशन ने रीअफ्रेम किया कि जो कांग्रेस का ऑपोजिशन था सिमन कमीशन का, जिसमें कोई भी इंडियन रिप्रेजेंटेटिव नहीं था, वो सही था, और एम्फोसाइज किया है कि नीड फॉर इंडियंस टू फ्रेम, कि अपना कॉन्स्टिट्यूशन हमें खुद फ्रेम करने की ज़रूरत है, हमें खुद बनाने की ज़रूरत है, ठीक है। फिर होता है इरविन डिक्लेरेशन ऑफ 1929, इसको दिल्ली स्टेटमेंट भी कहते हैं। ये एक सिग्निफिकेंट अनाउंसमेंट थी, किसके द्वारा? ब्रिटिश वाइसरॉय को द्वारा, जो लॉर्ड एरविन जो तब इंडिया का वाइसरॉय था, रिकॉर्डिंग कि ब्रिटिश पॉलिसी टुवर्ड इंडिया ड्यूरिंग द फ्रीडम स्ट्रगल। तो ये इशू की गई थी 31 अक्टूबर 1929 में, जिसका एक्चुअल मतलब था कि इंडिया की जो एस्पायरेशन थी, जो इंडिया की जो उनकी जो इंडियंस की ख्वाहिशात थी कि सेल्फ रूल का, ब्रिटिश कंट्रोल के अंदर ही, उसके रिलेटेड ही। अब क्या क्या फीचर थे इस इरविन डिक्लेरेशन के? रिट्रेशन ऑफ डोमिनियन स्टेटस, देखो लॉ ऑफ स्टेट क्या कि डोमिनियन स्टेटस जो है वो आखिरकार वही गोल है इंडिया के लिए, जो ब्रिटिश एम्पायर के अंदर एक हमें तो तुम्हें डोमिनियन स्टेटस देंगे, लेकिन कोई भी टाइमलाइन या किस तरीके से कोई रोड मैप दिया जाए, प्रोवाइड किया जाए, हम किस तरह ये डोमिनियन स्टेटस अचीव होगा, वैसा कुछ नहीं दिया। कोई स्पेसिफिक वक्त नहीं कि कितने वक्त के अंदर होगा, किस तरीके से होगा, राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस। लेकिन ये डिक्लेरेशन हुआ, ये याद रखना, जो इरविन का डिक्लेरेशन था कि होल्डिंग के राउंड टेबल कुछ कॉन्फ्रेंसेस होंगी लंदन के अंदर, जहाँ पे जो है डिस्कस किए जाएंगे कि कैसे जो है फ्यूचर कॉन्स्टिट्यूशनल रिफॉर्म, जो फ्यूचर गवर्नेंस है इंडिया, उसके बारे में डिस्कस करेंगे, कैसी टाइप की गवर्नमेंट होगी, किस तरह से कॉन्स्टिट्यूशन मैटर्स होंगे, ताकि इंडियन लीडर्स को किसी तरीके से एक डिस्कशन में इंगेज किया जाए। रिस्पॉन्स इंडियंस का देखो, अनाउंसमेंट जो है वो एक रिएक्शन था, जो ग्रोइंग दिन ब दिन जो अनरेस्ट पैदा हो रहा था ना इंडियंस के, जैसे सीमन कमीशन का बाइट किया, रेवोल्यूशनरी एक्टिविटीज़ बढ़ रही थी, पूर्ण स्वराज, कंप्लीट इंडिपेंडेंस की बात हो रही थी नेशनल कांग्रेस के द्वारा। तो कहीं ना कहीं इस चीज़ को टैकल करने के लिए, ठीक है, जो ब्रिटिश ने जो है एक तरह का डिस्ट्रैक्शन ही समझ लो। इम्बिग्यूटी एंड क्रिटिसिज्म, देखो वाइल स्टेटमेंट ने रिकॉग्नाइज किया कि डोमिनियन स्टेटस जो है एज ए डिस्टेंट गोल, आखिरकार ब्रिटिश का गोल है कि इंडिया में डोमिनियन स्टेटस दिया जाएगा, लेकिन फिर भी इसने कोई क्लियरिटी या फिर इमीडिएट मेजर तो नहीं ना दिए कि किस तरीके से होगा। तो इसकी वजह से बड़ा क्रिटिसिज्म हुआ जो है इरविन डिक्लेरेशन का। फिर 1920 में आता है द फेमस लाहौर सेशन। प्रेसिडेंट, इसका प्रेसिडेंट कौन है? जवाहरलाल नेहरू। अब जवाहरलाल नेहरू इलेक्ट होता है एज ए प्रेसिडेंट जो है इंडियन नेशनल कांग्रेस का फॉर दिस सेशन।
इसका सिलेक्शन सिंबलाइज क्या चीज़ करता है कि कहीं ना कहीं जो यंग लीडर्स हैं और मोर रेडिकल लीडर हैं कांग्रेस के अंदर, कहीं ना कहीं उनकी तरफ कंट्रोल जो आता जा रहा है कांग्रेस का, कहीं ना कहीं चेंज हो रहा है व्यू पॉइंट। अडॉप्शन ऑफ पूर्ण स्वराज, कांग्रेस पास करता है रेजोल्यूशन, डिक्लेयर करता है कि पूर्ण स्वराज मतलब पूरी तरीके से आज़ादी की ही हमारा अब गोल है, हमारा मकसद अब कंप्लीट इंडिपेंडेंस है, कोई डोमिनियन स्टेटस नहीं, कोई ब्रिटिश इन्फ्लुएंस नहीं, हम उनसे बिल्कुल अलग एक स्वर्गन कंट्री बनाएंगे। तो अर्लियर जो डोमिनियन स्टेटस की जो डिमांड थी उससे कंप्लीटली चेंज 1 साल के बाद, क्योंकि ब्रिटिश गवर्नमेंट ने कांग्रेस की डिमांड नहीं पूरी की, इससे फ्रस्ट्रेशन और इंक्रीज हो गया था। क्या सिग्निफिकेंस इसका क्या था? देखो 26 जनवरी 1930 वुड बी ऑब्जर्व एज ए इंडिपेंडेंस डे ऑब्जर्व किया जाएगा 26 जनवरी 1930, और मेकिंग इट इंडियाज प्लेज टू फाइट फॉर द कंप्लीट इंडिपेंडेंस। ठीक है, इस दिन पे पूरी कंट्री में अक्रॉस द वर्ल्ड जो है लोगों ने इंडिपेंडेंस प्लेज लिया, आज़ादी की कसम ली, कमिटिंग के हम जो है नॉन वॉयलेंट रेजिस्टेंट करेंगे अगेंस्ट ब्रिटिश, कि हम बिना वॉयलेंस के अहिंसा नहीं करनी है। ठीक है, तो उसके लिए हम जो है नॉन वॉयलेंटली पीसफुल मैनर में जो है ब्रिटिश के अगेंस्ट रेजिस्ट करेंगे और हम जो है कंप्लीट इंडिपेंडेंस लेंगे। इस प्लेज के बारे में पढ़ते हैं। प्रिपरेशन करने लगे सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट। इस सेशन ने अथराइज किया महात्मा गांधी को कि वो सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट लॉन्च करें ब्रिटिश के खिलाफ, ताकि जो गवर्नमेंट जो है फेल हो गई है हमारे इंडियन लोगों के जो मांगे थी उससे पूरी करने से। फ्लैग होस्टिंग, देखो इस सेशन में इंडिया का जो 3 कलर का फ्लैग है, जो किसके द्वारा डिज़ाइन किया गया था हिंदुस्तान का फ्लैग, पिंगाली वेंकैया ने वो होस्ट किया गया, किसके द्वारा? जवाहरलाल नेहरू के द्वारा वो चलाया गया, सिंबलाइज किया कि इंडिया का इंस्पायरेशन फ्रीडम के लिए, इंडिया की आज़ादी के लिए। तो 1930 का लाहौर सेशन कब हुआ? 26 जनवरी। इसीलिए जो है 26 जनवरी वाले दिन रिपब्लिक डे भी मनाया जाता है, इसीलिए इसी दिन जो है कॉन्स्टिट्यूशन जो है फॉर्मली अडॉप्ट किया था। ठीक है, इस दिन को मनाने के लिए। तो इंडिपेंडेंस प्लेज 26 जनवरी 1930 को वी स्टेटेड दैट, हमने एक प्लेज लिया कि वी बिलीव दैट इट इज़ इनएबल राइट ऑफ इंडियन पीपल टू हैव फ्रीडम एंड एंजॉय द फ्रूट ऑफ इट टॉयल, वी हियर बाय रिजोल्व टू कैरी आउट कांग्रेस इंस्ट्रक्शन टू पूर्ण स्वराज। ये कसम, ये प्लेज लिया गया पूरे इंडिया में। अब कॉन्टेक्स्ट है, देखो फ्रस्ट्रेशन विद, देखो क्यों पूर्ण स्वराज की? अबे क्योंकि ना तो सिमन कमीशन हमें कुछ प्रोवाइड कर पाई, ना इरविन डिक्लेरेशन भी बड़ी डिसअपॉइंटिंग थी, और ब्रिटिश जो थी वो इंडिया की डिमांड पूरी कर ही नहीं थी सेल्फ रूल का, ना पूर्ण स्वराज का 1 साल का टाइम लाइन दिया वो भी नहीं पूरा किया, तो ब्रिटिश कुछ नहीं कर रहे थे। तो इसलिए कंप्लीट इंडिपेंडेंस, सिविल डिसोबीडियंस, लाहौर सेशन ने जो है कहीं ना कहीं एक रास्ता बनाया, जो साल्ट मार्च है, जो सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट का एक ब्रॉडर सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट का हिस्सा था, जो वन ऑफ द लार्जेस्ट मास एजिटेशन हुआ कॉलोनियल गवर्नमेंट के खिलाफ, जो साल्ट मार्च। आगे पढ़ेंगे। लेगेसी ऑफ 26, देखो वाइल इंडिया गेन इंडिपेंडेंस 15 अगस्त 1947 को, लेकिन 26 जनवरी को चूज किया गया एज ए डेट जब इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन अडॉप्ट किया गया 1950 में, ताकि इसको एक रिपब्लिक डे बनाया जाए। ठीक है, इसीलिए तो कहीं ना कहीं लाहौर सेशन ने रास्ता बनाया। फिर गांधी की आती है 11 डिमांड्स, गांधीज 11 डिमांड। ये प्रेजेंट की गई ब्रिटिश गवर्नमेंट को 1930 के में, जिसका पार्ट एक स्ट्रेटजी थी, एक स्ट्रेटजिकल पार्ट था कि हम अगर ये डिमांड 11 ना पूरी की गई तो मैं ब्रिटिश गवर्नमेंट के खिलाफ एक CDM यूज़ करूँगा, सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट चालू कर दूंगा। ठीक है, ये लेटर था किसको? लॉर्ड एरविन को, जो क्या था वाइसरॉय ऑफ इंडिया था। कब? मार्च 31 1930 को। अब दे वर डिज़ाइन टू एड्रेस के बहुत ब्रॉडर इशू, जो बड़े बड़े इश्यूज थे इंडियन इंडिपेंडेंस के, और इमीडिएट जो कुछ सोशल इकोनॉमिक कंसर्न थे इंडियन पीपल के, लोगों के कंसर्न्स क्या थे, और बड़े इशू, बड़े बड़े और छोटे इशू मिला के गांधी ने 11 डिमांड्स, कौन कौन सी थी? देखो की फीचर कि एबोलिशन ऑफ साल्ट टैक्स, कि नमक पे कोई टैक्स नहीं लगना चाहिए। ब्रिटिश ने जो है टैक्स लगाया हुआ नमक पे, जो सबसे बेसिक नीड है, लोगों की ज़रूरत है, हर घर में गरीब अमीर कास्ट छोटी बड़ी मजदूर मालिक हर इंसान नमक का यूज़ करता है, और ब्रिटिश ने इसके ऊपर टैक्स लगाया हुआ था। और गांधी का डिमांड ये थी कि इसको रिमूव किया जाए, ये जो नाइंसाफ़ी है, टैक्स नहीं होना चाहिए एक बेसिस नेसेसिटी पे। यू कैन टैक्स वाटर, सिमिलरली यू कैन टैक्स सॉल्ट, पहली डिमांड, देखते रहना। दूसरी डिमांड थी रिडक्शन ऑफ लैंड रेवेन्यू। गांधी ने कहा कि जो ज़मीन के जो रेवेन्यू है असेसमेंट करना चाहिए, और
कहीं ना कहीं जो है इससे जो टैक्स आपने कलेक्ट करते हो, जो पैसा कलेक्ट करते हो एग्रीकल्चर, उसको कम करो। ये कहीं ना कहीं बोझ डाल रहा है इंडियन किसानों पर। तीसरी डिमांड कि जो खर्चा आप मिलिट्री पे कर रहे हो उसको कम करो, ठीक है, और सिविल सर्विसेज पे जो एक्सपेंडिचर हो रहा है उसको कम किया जाए, वो जो है सोशल वेलफेयर के लिए यूज़ किया जाए। चौथी डिमांड, रिपेल ऑफ आर्म्स एक्ट। देखो गांधी ने कहा कि जो आर्म्स एक्ट है जो इंडियंस को प्रोहिबिट करता है हथियार रखने से, ठीक है, और अंग्रेज़ों को ब्रिटिश रख सकते हैं, तो ये कहीं ना कहीं इनइक्वालिटी ऑफ राइट्स है। इंडियंस को भी बराबर का हक मिलना चाहिए, ठीक है। पांचवी डिमांड, प्रोटेक्टिव ट्रैफिक ऑन फॉरगन क्लोथ्स, कि उन्होंने आज क्या किया, इम्पोजिशन, कुछ ना कुछ जो है टैक्सेस, कस्टम ड्यूटीज़, कुछ टैरिफ्स, कुछ सेफ गार्ड जो होने चाहिए, ताकि जो इंडिया की टेक्सटाइल है दूसरी इंडस्ट्रीज़ के साथ, जो चीप, जो सस्ते फॉरगन गुड्स हैं वो इंडिया में आपके डंप करते हो आप लोग, और जो यहाँ की जो ट्रेडिशनल इंडस्ट्रीज़ हैं वो पूरी तरीके से बैकफुट पे चली गई, उनकी प्रोडक्शन नहीं हो रही, यहाँ का आर्टिशंस, यहाँ का क्राफ्ट पर्सन सब कुछ डिस्ट्रॉय हो गया है, लोग लिवलीहुड नहीं कमा पा रहे। तो कुछ ना कुछ जो है इम्पोर्ट पे जो है होना चाहिए टैरिफ, कुछ बैरियर्स होने चाहिए। छठा है एक्सेप्टेंस ऑफ रुपी स्टिरलिंग एक्सचेंज रेट। गांधी ने डिमांड किया कि एक फेयर डिटर्मिनेशन होना चाहिए। आप रुपी को जो है बहुत ताकतवर कर रहे हो और स्टर्लिंग को कम, ताकि आपका इंपोर्ट एक्सपोर्ट में फ़ायदे हों एक्सचेंज रेट में, जो हैवली जो है ब्रिटिश के इंटरेस्ट को फेवर कर रहा है। तो एक रीजनेबली, एक फेयर तरीके से, सही तरीके से जो है इन दोनों का एक्सचेंज रेट होना चाहिए। फिर डिमांड आई कि पॉलिटिकल प्रिजनर्स जितने भी हैं, पॉलिटिकल प्रिजनर इंक्लूडिंग इन्वॉल्विंग जो रिवोल्यूशनरीज हैं, उसमें भगत सिंह भी आते हैं, उसमें सुखदेव भी आते हैं, है ना, इन लोगों को जो है छोड़ा जाए। एबॉलिशन ऑफ सीआईडी, जो क्रिमिनल इन्वेस्टिगेशन डिपार्टमेंट है, इसको ख़त्म किया जाए, ठीक है, जो सप्रेस करती है पॉलिटिकल डाइसेंट लोगों की, जो है पॉलिटिकली की नाराज़गी जो है, इनको जो है बुरी तरीके से सप्रेस करती है। तो ये डिमांड एक्सेप्ट की जाए। अगर नहीं की गई तो रिफॉर्म ऑफ साल्ट मोनोपोली। इन एडिशन अबोलिशन ऑफ साल्ट टैक्स, ही कॉल्ड फॉर एंडिंग द गवर्नमेंट जो मोनोपोली है साल्ट पे, कि सिर्फ गवर्नमेंट बना सकती है बाकी लोग नहीं, उसका डिस्ट्रीब्यूशन, उसका प्रोडक्शन सिर्फ गवर्नमेंट कर सकती है, ये चीज़ ख़त्म करो। अल्कोहल पे टैक्सेस में गांधी ने निभाया कि जो रिस्ट्रिक्शन है, रोक टोक है सेल पे ड्रिंकिंग के, है ना, उसको बंद किया जाए, ताकि अल्कोहलिज्म कम होगा, पब्लिक हेल्थ इंक्रीज होगी। सपोर्ट फॉर कोस्टल शिपिंग, ही सॉट परमिशन कि इंडियंस को इजाज़त दी जाए कि वो कोस्टल एरियाज़ पे शिपिंग की चीज़ें जो है रन कर सकें, है ना, जो पूरी तरीके से मोनोपोलाइज ब्रिटिश के द्वारा की गई है। गांधी ने ब्रिटिश गवर्नमेंट को जो है एक अल्टीमेटम दिया कि अगर तुम ये डिमांड्स एक रीजनेबल, एक दिए गए वक्त में नहीं मानोगे, तो उसने वॉर्न किया कि अगर ये डिमांड्स को इग्नोर कर दिया गया तो कांग्रेस एक सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट इनिशिएट करेगी, नॉन वायलेंट प्रोटेस्ट। जब ब्रिटिश गवर्नमेंट ने रिस्पॉन्ड नहीं किया तो गांधी ने लॉन्च की दांडी मार्च। कब? 12 मार्च 1930 को, कि इस साल्ट लॉ को डिफाई करने के लिए, ना मानने के लिए। डिफाई करना मतलब नहीं मानूंगा, सिविल डिसओबीडियंस मूवमेंट, मतलब कि हम पीसफुल मैनर में कानून नहीं मानेंगे, तोड़ेंगे ना कानून, बिगिनिंग ऑफ सिविल डिसओबीडियंस मूवमेंट। तो महात्मा गांधी का डिसीजन कि हमें नमक को यूज़ करूंगा, एक इंपॉर्टेंट, एक फोकल पॉइंट सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट का, ये एक स्ट्रैटेजी थी, एक सिंबॉलिक चॉइस था। ये क्या रिफ्लेक्ट करता है कि हमारी जो डीप अंडरस्टैंडिंग, हमारे सोशल, इकोनॉमिक, पॉलिटिकल, इमोशनल कंसर्न से जो इंडिया के मासेस की। अब क्यों नमक को चूज़ किया गया गांधी के द्वारा तोड़ने का दांडी मार्च में, साल्ट मार्च में, सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट में 1930 में? देखो, यूनिवर्सल नेसेसिटी, सॉल्ट जो है बहुत ज़रूरी है हमारी लाइफ में, ये एक बेसिस डाइटरी रिक्वायरमेंट है, सबके खाने में जो है नमक की ज़रूरत होती है ना, इंडिविजुअल, चाहे वो किसी भी कास्ट, कलर, रिलीजन हो, ना रिगार्डिंग। लेकिन उस टारगेट अगर हम साल्ट को कर देंगे ना, तो गांधी ने ये इशू इसलिए चूज़ किया कि ये हर सिंगल इंडियन को अफेक्ट करता है नमक, और ये कहीं ना कहीं मूवमेंट यूनिवर्सली एक्सेसिबल है, सारी सेक्शन ऑफ सोसाइटी को लगेगा कि ये हमारी स्ट्रगल है, समझे। अब सिंबल ऑफ ब्रिटिश ऑपरेशन, अब साल्ट मार्च जो है वो मोनोपोली थी, ठीक है, मेड बाय साल्ट, अनअफोर्डेबल फॉर, गरीब लोगों के लिए वो अनअफोर्डेबल था, महंगा था, क्योंकि प्रोडक्शन भी ब्रिटिश करते थे, उसको डिस्ट्रीब्यूट भी ब्रिटिश करते थे, उस पर टैक्सेस लगे हुए थे, ठीक है। तो ये गरीब लोग कहीं ना कहीं नहीं खरीद पाते थे। इतनी बड़ी इंडिया की वास्ट कोस्ट लाइन होने के बावजूद भी साल्ट जो था, जो ईजिली बनाया जा सकता है, वो इंडियन को बनाने से रोका हुआ था, उनका प्रोड्यूस करना, उसको बेचना इंडिपेंडेंटली, इससे मना किया हुआ था। तो इंडिया को जो है हैवली जो है
ज़्यादा बहुत टैक्स देकर तो ब्रिटिश का बनाया हुआ साल्ट जो है वो खाना पड़ता था और बेचना और ख़रीदना पड़ता था, जो कहीं ना कहीं इंडिया के जो नेचुरल रिसोर्स और उसके लोगों का एक्सप्लॉयटेशन है साफ साफ। ठीक है, अब क्या होता है, इकोनॉमिक बर्डन ऑन पुअर। देखो साल्ट जो है वो डिस्प्रोपोर्शनलिटी अफेक्ट गरीबों को करता है। यूज़ तो सब करते हैं, लेकिन फिर भी अमीर लोग तो अफोर्ड कर सकते हैं टैक्स देकर, लेकिन गरीब लोग जो है, जो स्मॉल कुछ छोटा सा टैक्स भी, इवन स्मॉल टैक्स जो है उनकी ज़रूरतों की चीज़ें, जो एक नमक है जो बेसिक चीज़ है, वो उन पर बहुत बड़ा बोझ डालता है। तो गांधी का चूज़ करना सॉल्ट ये हाईलाइट करता है एक डेली, एक रोज़ की जो जो मुसीबतों से गरीब इंसान गुजरता है, तो डायरेक्टली कहीं ना कहीं उनके लिए रेलेवेंट बन जाता है गरीब के लिए। नहीं तो नेशनल मूवमेंट एक पूरे इंसान के लिए जिसको अपने खाने की लाले बड़े हुए, वो क्या नेशनल मूवमेंट में पर रोल प्ले करेगा, है ना? समझ रहे हो? जिसको आय दिहाड़ी लगा के शाम को खाना घर पे रोटी ले जानी है अपने बच्चों के लिए, वो थोड़ी नेशनल मूवमेंट में जाके पार्टिसिपेट करेगा, वो थोड़ी हड़ताल में पार्टिसिपेट करेगा। उसको नहीं चाहिए भाई, उसको जिंदा रहना है किसी तरह। लेकिन सॉल्ट जैसी चीज़ जब आई तो लोगों को लगा नहीं ये हमारी स्ट्रगल है, देन पीपल स्टार्टेड टू पार्टिसिपेट। ए सिंपल येट पावरफुल एक्ट। देखो एक्ट मेड, देखो सॉल्ट जो था वो समुद्र से बनता है, सिंपली बस सिंपल और नॉन वायलेंट, अलोइंग ऑर्डिनरी लोग भी पार्टिसिपेट कर सकते हैं बिना किसी रिस्क या कॉम्प्लेक्सिटी के। तो इसने सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट को और इंक्लूसिव बनाया और फैली है। अनपढ़, मार्जिनलाइज कम्युनिटीज़, गरीब, अमीर, किसान, मिडिल क्लास, सब लोगों ने, वर्कर्स ने, सब लोगों ने जो है इस मूवमेंट में जो है पार्टिसिपेट किया। फिर आती है दांडी मार्च। देखो जर्नी, दांडी मार्च जो है गांधी और उसके 78 फॉलोअर साबरमती आश्रम जो है, जो से शुरू होती है 24 दिन की जो है 240 किलोमीटर की जो है मार्च, कोस्ट विलेज जो दांडी गुजरात तक। कहाँ से? साबरमती आश्रम से। अलोंग द वे थाउजेंड्स ऑफ पीपल जो है, हज़ारों की संख्या में लोग गांधी को ज्वाइन करते हैं इस मार्च में। ठीक है, और ये टर्न हो जाती है एक मास मूवमेंट। सिग्निफिकेंट क्या है? देखो ऑन 6 अप्रैल 1930 जो है गांधी रीच पहुंचते हैं दांडी, और सिंबल के तौर पे जो है वो ब्रिटिश के जो साल्ट लॉ है उसको तोड़ते हैं वहाँ पे। ठीक है, मेकिंग, पहले साल्ट बनाते सी वाटर से, फिर उसको तोड़ते हैं। ये सिंपल एक्ट जो पिकिंग अप एक हैंडफुल, एक मुट्ठी भर नमक को, ये एक इतना ताकतवर जेस्चर सा पूरी दुनिया के सामने अगेंस्ट ब्रिटिश रूल के, मैं इस कानून को नहीं मानता। मास पार्टिसिपेशन, देखो मार्च ने जो है मिलियंस ऑफ लोगों को इंडिया के, पूरे इंडिया के अक्रॉस से जो है एस्पायर किया कि वो सॉल्ट खुद बनाएं, ठीक है, उसको बेचें, स्मगलिंग सॉल्ट, है ना। तो इसने क्या एक वाइड स्प्रेड क्या किया, बॉयकॉट किया ब्रिटिश के गुड को, रिफ्यूज़ कर दिया लोगों ने टैक्स पे करने से, और पार्टिसिपेट करने लगे प्रोटेस्ट में। सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट इस तरह से 1930 की स्टार्ट होती है। अब स्प्रेड होता है सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट का 1930 दांडी मार्च के बाद। ठीक, एक सिग्निफिकेंट फेज है सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट। ठीक है, ब्रेकिंग ऑफ साल्ट, ये सब पड़ा। अब गांधी लीडरशिप और नेशन वाइड इम्पैक्ट। देखो ब्रेकिंग सॉल्ट लॉ, आफ्टर जब गांधी तोड़ते सॉल्ट को 6 अप्रैल 1930 को, पीपल जो है पूरी इंडिया से वो भी अपना सॉल्ट खुद प्रोड्यूस करना स्टार्ट करते हैं, समुद्र के पानी से उसे बेचना, स्मगल करना स्टार्ट करते हैं। तो ओपनली जो है वो डिफाई करते हैं, डेफियंस टू ब्रिटिश मोनोपोली, कि हम नहीं मानते ब्रिटिश को। ये सिंपली जो ये काम था, ये एक मास मूवमेंट बन गई जो रीजनल और सोशल डिवीजन को तोड़ते हुए जो है इररिस्पेक्ट। ठीक है, अब रीजनल प्रोटेस्ट देखो गुजरात में। गुजरात में क्या होता है, इंस्पायर्ड बाय दांडी मार्च, कोस्टल रीजन्स जो गुजरात के जैसे धारासाना है, वो एक सेंटर बन गया साल्ट प्रोडक्शन का। गांधी फॉलोअर्स ने ऑर्गेनाइज की नॉन वायलेंट रेड साल्ट के डिपॉजिट्स हैं, ठीक है, इन पे। तमिलनाडु में सी गोपालाचार्य ने जो है मार्च स्टार्ट की फ्रॉम तिरुचुपल्ली से जो है वेदारायण में, तमिलनाडु कोस्ट में। सिमिलरली गांधी गोपालाचार्य और उसके फॉलोअर्स ने भी सॉल्ट को बनाया और फिर तोड़ा। ठीक है, मेकिंग सॉल्ट खुद बनाया सॉल्ट लॉ को तोड़ने के लिए। बंगाल में प्रोटेस्ट हुआ जहां वुमेन स्टूडेंट्स ने पार्टिसिपेट किया सॉल्ट मेकिंग में, बाइकआउट किया ब्रिटिश के गुड्स को। महाराष्ट्र में सत्याग्रह वॉयलेटेड सॉल्ट लॉ। उड़ीसा में गोपाल कृष्ण गोखले और बाकी लोगों ने लोगों को, पीपल ऑफ उड़ीसा को मोबिलाइज किया। वुमेन, देखो वुमेन जैसे सरोजनी नायडू, कमला देवी चट्टोपाध्याय, उन्होंने भी एक्टिवली पार्टिसिपेट किया सॉल्ट लॉ को तोड़ने के लिए। तो कहीं ना कहीं जो पार्टिसिपेशन ऑफ वुमेन है, इसने इस मूवमेंट को एक ब्रॉडर बेस दिया और इंक्रीज की उसकी विजिबिलिटी लोगों के सामने। ठीक है, बाइकआउट ऑफ वाइडर सिविल डिसोबीडियंस, देखो बाइकआउट की ब्रिटिश गुड को,
पीपल ने रिफ्यूज़ कर दिया बाई करने से। ब्रिटिश के कपड़े जो ब्रिटिश कपड़े, नमक, शराब, फॉरगन क्लोथ्स प्रोड्यूस्ड वेर पब्लिकली बैन, उनको पब्लिकली बर्न, सामने लोगों के जलाया गया। टैक्स देने से मना कर दिया, लैंड रेवेन्यूज़ को, बाकी टैक्स जो ब्रिटिश के द्वारा इम्पोज किए गए थे। प्रोटेस्ट एंड रेड, देखो पीसफुल प्रोटेस्ट और रेड डाली गई। गवर्नमेंट ने कंट्रोल किए हुए जो साल्ट के डिपॉजिट है बड़े बड़े डिपोर्ट से, तो ब्रिटिश के द्वारा ब्रूटल रिप्रेशन आना ही था। ठीक है, रिप्रेशन देखो, अराउंड 60,000 लोगों को अरेस्ट किया गया, इंक्लूडिंग गांधी, सरदार वल्लभ भाई पटेल, जवाहरलाल नेहरू। वॉयलेंट सप्रेशन, देखो ब्रिटिश ने लाठीचार्ज का यूज़ किया, अदर फॉर्म ऑफ वायलेंस टू क्रश द प्रोटेस्ट। एट धारा सेना में जो है अनआर्म्ड जो निहत्थे जो सत्याग्रही थे उन्हें बुरी तरीके से मारा गया, लेकिन वो फिर भी कंटिन्यूसली नॉन वायलेंट तरीके से रेजिस्ट करते रहे। डिस्पाइट दीज मेजर्स मूवमेंट ने जो है फिर भी मोमेंट गेन किया। एक्चुअली में जो है गांधी, सरदार वल्लभ भाई पटेल, नेहरू, राजेंद्र प्रसाद जैसे जो बड़े बड़े लीडर्स थे, इनके अरेस्ट होने के बाद मूवमेंट ने और जोर पकड़ा। ठीक है, फिर आता है गांधी इरविन पैक्ट। ब्रिटिश कंसेशन, देखो रिलीज ऑफ पॉलिटिकल प्रिजनर, ब्रिटिश एग्री किया कि हम सारे पॉलिटिकल प्रिजनर्स को जो अरेस्ट किए गए हैं सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट के तहत, उनको जो है रिलीज करेंगे, एक्सेप्ट जो इन्वॉल्व थे वॉयलेंट क्राइम्स में, उनको छोड़कर। राइट टू मेक साल्ट, इंडिया वेर ग्रांटेड कि वो अपना नमक खुद बना सकते हैं पर्सनल यूज़ के लिए कोस से, तो कहीं ना कहीं ब्रिटिश मोनोपोली यहाँ ख़त्म हो गई। विड्रॉल ऑफ रिप्रेसिव लॉ, ब्रिटिश ने एग्री किया कि वो जो इस रिप्रेसिव लॉज हैं जो सिविल लिबर्टीज़ को कहीं ना कहीं, जो इंसानी आज़ादी को कहीं ना कहीं रोकते हैं, उनको हटाएंगे। रिटर्न ऑफ कंफिस्केटेड प्रॉपर्टी, जो प्रॉपर्टी जो है मूवमेंट के दौरान जो है ब्रिटिश ने जब्त की थी, उसको जो है लैंड हो या सच एज लैंड, उसको रिटर्न किया जाएगा उसके मालिक के पास, प्रोवाइडेड कि वो किसी थर्ड पार्टी को नहीं बेची गई हैं, इनको वापस दे दिया जाएगा। लिफ्टिंग ऑफ बाइकआउट, ब्रिटिश ने एग्री किया कि वो रिस्ट्रिक्शन जो है इंडिया की पार्टिसिपेशन पे नॉन वायलेंट एक्टिविटीज़ में या प्रोटेस्ट में जो है, वो अगर कोई रिस्ट्रिक्शन है उसको हटाएंगे। तो गांधी इरविन पैक्ट ने कहीं ना कहीं जो है ये सारी चीज़ें की गई। अब सिग्निफिकेंस क्या जो इंपॉर्टेंस है गांधी इरविन पैक्ट का, इंडियन की देखो पहली बार निगोसिएशन हो रही है आमने सामने बराबरी पे, गांधी और जो है इरविन के बीच में जो वाइसरॉय है, तो कहीं ना कहीं इन्होंने इंडियन नेशनल कांग्रेस को रिकॉग्नाइज कर लिया, ना कि एक टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन बट एज ए रिप्रेजेंटेटिव ऑफ पीपल। पहली बार ब्रिटिश ने फॉर्मली रिकॉग्नाइज किया इंडियन नेशनल कांग्रेस को एक लेजिटिमेट पॉलिटिकल बॉडी, और गांधी को उसका रिप्रेजेंटेटिव जो है, गांधी को लोगों का रिप्रेजेंटेटिव। शिफ्ट ऑफ ब्रिटिश एग्रीमेंट ने शो किया कि जो नॉन वायलेंट रेजिस्टेंस है कहीं ना कहीं वो ब्रिटिश को जो है मजबूर कर सकता है कि उनके साथ निगोशिएट करे, तो कहीं ना कहीं ये एक मोरल विक्ट्री थी गांधी की। पार्टिसिपेशन इन राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस, देखो इस पैक्ट ने इंश्योर किया कि इंडियन पार्टिसिपेशन के राउंड टेबल जो सेकंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस है, गिविंग कांग्रेस ए प्लेटफॉर्म एंड वॉइस इट्स डिमांड, कि वो पार्टिसिपेट करेंगे सेकंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में, जहाँ पे वो लोग अपने डिमांड्स जो है बता सकते हैं। स्ट्रेंथिंग द, देखो ये कंसेशंस जो मिले ब्रिटिश के द्वारा, ये नॉन वायलेंट रेजिस्टेंस के, हम बिना हिंसा किए भी जो है रिजल्ट ले सकते हैं, मजबूर कर सकते हैं सरकार को। ठीक है, फिर आता है, ये सारा कुछ होता है, फिर आता है कराची सेशन। देखो ये होता है कब, 26 से 31 जो है मार्च 1931 में, किसकी प्रेसिडेंसी में, सरदार वल्लभ भाई पटेल। अब ये सेशन जो है, ये सेशन जो एक सिग्निफिकेंट था क्योंकि ये शॉर्टली हुआ था, ये दो बड़े मेजर, पहला तो गांधी इरविन पैक्ट के बाद, और दूसरा जो है फांसी के बाद किसकी, भगत सिंह, राजगुरु और सुखदेव की। ठीक है, अब जो है की हाईलाइट कराची सेशन की, इंडोर्समेंट ऑफ गांधी इरविन पैक्ट। देखो गांधी कांग्रेस ने ऑफिशियली जो है इंडोर्स किया गांधी इरविन पैक्ट, जो पहले मार्च में जो है साइन किया गया था, अर्लियर मार्च में। डीप डिस्पाइट इसकी क्रिटिसिज्म और इसके खिलाफ डिससेटिस्फेक्शन, नाराज़गी के कुछ सेक्शन ऑफ कांग्रेस थी, इंक्लूडिंग जो यूथ और रिवोल्यूशनरीज थे, वो थोड़े नाराज थे। पैक्ट को देखा गया एक टेक्टिकल मूव जिससे हम फ्रीडम स्ट्रगल को पीसफुली हम निगोशिएट कर सकते थे। अब रिएक्शन भगत सिंह के एग्जीक्यूशन का, फांसी का। अब सेशन ने जो है डीपली इन्फ्लुएंस थी, जो भगत सिंह, राजगुरु और सुखदेव को फांसी हुई थी 3 दिन पहले। बहुत सारे लीडर, गांधी ने भी बहुत दुख जाहिर किया और एडमायर भी किया इनकी जो है कुर्बानी को। गांधी ने क्रिटिसिज्म भी फेस किया फॉर नॉट प्रेसिंग फॉर क्लेमेंसी ड्यूरिंग गांधी इरविन पैक्ट नेगोशिएशन।
गांधी ने, देखो लोगों ने तो कहा ना कि गांधी चाहता तो इरविन पैक्ट की तरह तो इनको बचा सकता था, लेकिन इसको नहीं बचाया। तो गांधी को ब्लैक काले झंडे भी दिखाए गए कराची सेशन के दौरान। इसने टेंशन कहीं ना कहीं कांग्रेस लीडरशिप और उसकी यूथ के बीच कहीं ना कहीं टेंशन्स बढ़ी, हाईलाइट की, जो मोर रिवोल्यूशनरी अप्रोच थी टू इंडिपेंडेंस। एडॉप्शन ऑफ फंडामेंटल राइट और इकोनॉमिक रेजोल्यूशन। देखो कराची सेशन जो है सबसे ज़्यादा रिमेंबर किया जाता है उसके रेजोल्यूशन जो फंडामेंटल राइट पे थे और इकोनॉमिक प्रोग्राम के, वो देखते हैं। जैसे जो की फीचर थे रेजोल्यूशन जो अडॉप्ट किए गए, जो जवाहरलाल नेहरू के द्वारा ड्राफ्ट किए गए थे, कि इक्वालिटी फंडामेंटल राइट है, ऑल सिटीजन शैल बी इक्वल बिफोर लॉ, चाहे वो किसी भी कास्ट से, किसी भी नस्ल से, कैसे भी जेंडर से है। फ्रीडम ऑफ स्पीच और प्रेस होगी, एक्सप्रेशन, असेंबली, एसोसिएशन, यूनिवर्सल सफरेज, सबको वोटिंग राइट मिलेगा टू बी एक्सटेंडेड सारे अडल्ट्स को, चाहे उसका कोई भी जेंडर है, कोई भी इकोनॉमिक स्टेटस है। रिलीजियस फ्रीडम, देखो फ्रीडम ऑफ कॉन्शियस एंड रिलीजन इंश्योर किया गया। कमिटमेंट टू सेकुलर गवर्नेंस, प्रोटेक्शन ऑफ माइनॉरिटी राइट्स, ठीक है, कल्चर हो चाहे रिलीजन है या एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस है, तो ये सारे फंडामेंटल राइट्स जो इंक्लूड किए गए कराची सेशन में। फिर इकोनॉमिक प्रोग्राम कि हम नेशनलाइज करेंगे कुछ की इंडस्ट्रीज़ को, जो बड़ी बड़ी मेजर इंडस्ट्रीज़ हैं, जो नेचुरल रिसोर्सेज हैं, वो कंट्रोल और ओन जो है, मतलब एक सोशलिस्ट टाइप, वो स्टेट के द्वारा किए जाएंगे लोगों के वेलफेयर के लिए, ठीक है। लेबर राइट, अब प्रोटेक्शन ऑफ लेबर इंक्लूडिंग फेयर वेजेस, रेगुलेटिंग वर्किंग आवर्स और फेवरेबल वर्किंग कंडीशन, एबोलिशन ऑफ अनटचेबिलिटी। देखो कांग्रेस ने कहा कि हम लोग जो है ये जो है ना शूद्रास, जो लो कास्ट है, जिनको अनटचेबल्स कहा जाता है, इसको पूरी तरीके से ख़त्म करेंगे। सोशल इक्वलिटी, सब बराबर हैं सोसाइटी में। लैंड हम रीडिस्ट्रीब्यूट करेंगे, ज़मीनों को प्रोटेक्ट करेंगे, जो किसान से, ठीक है, जो पीजेंट से, हम प्रायोरिटाइज करेंगे उनके राइट्स को, ठीक है। एम्फसाइज किया गया है कि रिड्यूसिंग द बर्डन ऑफ टैक्सेस, कि फार्मर्स पे जो है हम जो टैक्स का बर्डन है उसको कम करेंगे, ठीक है। फिर जो है ये सारी चीज़ें जो है इकोनॉमिक राइट्स में जो है ये चीज़ें ऐड की गई। फंडामेंटल राइट और इकोनॉमिक राइट्स जो हैं ये चीज़ें हम लोग जो है लाएंगे। अडॉप्शन हुआ फंडामेंटल और इकोनॉमिक पॉलिसी रेजोल्यूशन का कराची सेशन में, जो ड्राफ्ट किसके द्वारा किए गए थे, नेहरू के द्वारा, जो बहुत पॉलिटिकल और सोशल इकोनॉमिक राइट की बात करता है। फिर आते हैं राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस। देखो पहली राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस होती है लंदन में 1930 से लेकर 32 के द्वारा, किस लिए, डिस्कस करने के लिए कि किस तरह के से कॉन्स्टिट्यूशनल रिफॉर्म इंडिया में होंगे, क्या फ्यूचर है ब्रिटिश का रूल का इंडिया में, ठीक है। ये कॉन्फ्रेंस किसके द्वारा ऑर्गेनाइज की गई थी, ब्रिटिश गवर्नमेंट के द्वारा। इसका क्या मकसद क्या था, एम क्या था, कि इंडियन लोगों को इन्वॉल्व करना है, उनके पॉलिटिकल लीडर्स को। पहली कॉन्फ्रेंस होती है कब, 1930 से 31 के दौरान। पहली राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस जो है वो ब्रिटिश प्राइम मिनिस्टर जो रामसे मैकडोनल्ड के द्वारा कि फ्यूचर इंडिया की गवर्नेंस का डिस्कस करने के लिए, जो इंडिया में ग्रोइंग डिमांड थी कि हमें खुद आज़ादी मिलनी चाहिए, सेल्फ रूल मिलना चाहिए। और ये जो है बैकड्रॉप में किसकी हुई, 1930 के जो सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट में। तो की पार्टिसिपेंट वैसे बहुत सारे पार्टिसिपेंट है, आप जाके बुक्स में पढ़ सकते हो, याद करने की ज़रूरत नहीं है इतने, लेकिन याद रखते हो कि गांधी रिप्रेजेंट कर रहे थे कांग्रेस को, अटेंड आफ्टर गांधी इरविन पैक्ट के बाद, तो इसमें जो है नहीं थे शायद, ठीक है। मुस्लिम लीग से मोहम्मद अली जिन्ना थे, बाकी तेज बहादुर सप्रू थे, बी आर अम्बेडकर थे, जो डिप्रेस क्लास को जो है क्या पार्टिसिपेट कर रहे थे, रामसे मैकडोनल्ड जो है प्राइम मिनिस्टर थे, इरविन जो है तब वाइसरॉय थे, और कुछ बाकी ब्रिटिश ऑफिशियल्स भी जो है इसमें थे, और बाकी भी बहुत सारी जो है डिफरेंट पार्टीज जो थी इंडिया की तब इसमें पार्टिसिपेट कर रही थी। की इशूज़, देखो ब्रिटिश गवर्नमेंट ने ये प्रपोज किया कि जो डायरेची जो डिस्कस की गई है अर्लियर में, ठीक है, वेयर की एरियाज वुड रिमेन अंडर ब्रिटिश कंट्रोल, और कुछ जो एरियाज हैं वो जो है इंडियन मिनिस्ट्रीज़ के पास होंगे। मैंने बताया था ना आपको, ट्रांसफ़र लिस्ट और जो है रिजर्व लिस्ट, वो सेपरेट इलेक्टोरेट पे बात हुई, ठीक है, इशू किया गया था। इशू के जो सेपरेट इलेक्टोरेट हिंदू मुस्लिम और बाकियों के कम्युनिटीज़ के हैं उन पे डिस्कस हुई। कांग्रेस ने इस पर डिसएग्रीमेंट किया कि जॉइंट इलेक्टोरेट होना चाहिए सबका, वहीं मुस्लिम लीग ने डिमांड की सेपरेट इलेक्टोरेट की। राइट ऑफ डिप्रेस क्लास, बी आर अम्बेडकर ने कहा कि सेपरेट इलेक्टोरेट होने चाहिए दलित्स के लिए, जो डिप्रेस्ड क्लास है, अनटचेबिलिटी है, कि वो हिंदू फोल्ड में नहीं आते। आउटकम क्या हुआ था, कॉन्फ्रेंस ने एंड हुई बिना किसी सिग्निफिकेंट एग्रीमेंट, कोई किसी एक पर्टिकुलर कंसेंसस पे पहुंचा ही नहीं। कोई सेपरेट इलेक्टोरेट मांग रहा है इश्यूज़ पे, सेल्फ रूल के इश्यूज़ पे कि पूर्ण स्वराज मिलना चाहिए, तो ये कॉन्फ्रेंस का कहीं ना कहीं फेलियर हो गया। तो गांधी का पार्टिसिपेशन एक सिग्निफिकेंट मूव देखा गया स्ट्रगल ऑफ इंडिपेंडेंस में। कोई मेजर कॉन्स्टिट्यूशनल चेंज नहीं आया, ठीक है।
तो सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट रिज्यूम हो गई इंडिया में और कॉन्फ्रेंस का पूरी तरीके से फेलियर हुआ। ठीक है, दूसरी राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस होती है। पहली फेल होने के बाद गांधी इरविन पैक्ट ब्रॉट एक टेम्परेरी ट्रूस, गांधी रिलीज किए जाते हैं जेल से और एग्री किए जाते हैं कि वो जो है इंडियन कॉन्फ्रेंस को रिप्रेजेंट करेंगे, इंडियन कॉन्फ्रेंस को, इंडियन नेशनल कांग्रेस को सेकंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में। ठीक है, 1931 में होती है। वही महात्मा गांधी, राम से, वही वो LMC जो आमरे थे, सेक्रेटरी ऑफ स्टेट थे, लॉर्ड इरविन जो थे वाइस रॉय थे, रामसे मैकडोनल्ड थे, तेज बहादुर सप्रू, मोहम्मद अली जिन्ना और बहुत सारे लीडर्स थे। वही कॉन्स्टिट्यूशनल रिफॉर्म्स की जो बातें थी कि सेल्फ रूल की मेंटेन करेंगे, कंट्रोल्स डिफेंस पे, वही जो है हिंदू कम्युनिटी वाइल जिन्ना कंटिन्यू सेपरेट इलेक्टोरेट के लिए गांधी अपोज कर रहे थे, सेपरेट इलेक्टोरेट को, कम्युनल रिप्रेजेंटेशन गांधी रिकॉग्नाइज कर रहे थे कि मुस्लिम्स के राइट को, लेकिन वो रिजेक्ट कर रहे थे आइडिया कि सेपरेट इलेक्टोरेट नहीं होने चाहिए, हिंदू और मुस्लिम को अलग अलग वोटर नहीं होने चाहिए। कोई आउटकम, कोई मेजर एग्रीमेंट पे रीच नहीं हुए, कोई न्यू कॉन्स्टिट्यूशनल फ्रेमवर्क फॉर इंडिया। गांधी ने इंसिस्ट किया कि हिंदू और मुस्लिम जो यूनाइटेड होने चाहिए, जो क्लैश है जो करने लगे जिन्ना की डिमांड। ऑल थ्रू गांधी का पार्टिसिपेशन, कांग्रेस ने जो है बाइकआउट किया हुआ था कॉन्फ्रेंस को। ठीक है, थर्ड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस होती है। देखो, थर्ड राउंड कांग्रेस हेल्ड होती है, ये भी आफ्टर जो फेलियर होता है सेकंड का, प्रीवियस दोनों का, और कंटिन्यू हो रही है सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट। बाय दिस टाइम कांग्रेस ने बाइकआउट कर दिया कॉन्फ्रेंस को कि कोई प्रोग्रेस नहीं हो रहा, और गांधी ने रिज्यूम की अपनी मूवमेंट। ठीक है, बाकी की लीडर ने पार्टिसिपेट किया, कांग्रेस ने बैन किया हुआ था। डॉक्टर BR अम्बेडकर होते हैं, राम्स मैकडोनल्ड, तब वाइसरॉय चेंज हो जाते, लॉर्ड विलिंगडन बनते, सेपरेट इलेक्टोरेट डिप्रेस क्लास के लिए डॉक्टर BR अम्बेडकर आर्ग्यू करते हैं कि पॉलिटिकल राइट जो है, जो निचली जाती है, जो डिप्रेस्ड क्लासेज है, उनको मिलना चाहिए। इसी से जो है पूना पैक्ट होगा, दिल्ली जो पूना पैक्ट होगा गांधी और अम्बेडकर के बीच में। ठीक है, बाकी कोई जो इसका एक ही आउटकम निकलता है कि जो गांधी और अम्बेडकर के बीच में जो है पूना पैक्ट होगा। जब गांधी फास्ट ऑन टू डेथ करते 1932 में कि सेपरेट इलेक्टोरेट डिप्रेस्ड क्लास को नहीं मिलने चाहिए, बट दे वुड बी लिमिटेड टू जॉइंट इलेक्टोरेट विद रिजर्व सीट, कि उनको रिजर्व सीट दी जाएगी अगट्ठे मिलकर। हम पूना पैक्ट के बारे में आगे पढ़ेंगे। ठीक है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया 1935 जो था रिजल्ट था डिस्कशंस का इन राउंड टेबल कॉन्फ्रेंसेस का, कि कुछ लिमिटेड सेल्फ गवर्नमेंट मिलेगी। कांग्रेस ने उसको रिजेक्ट कर दिया, और ये डिमांड जो है वो डिड नॉट मीट, क्योंकि कांग्रेस चाहती थी अब हमें कंप्लीट इंडिपेंडेंस चाहिए, अब हमें जो है डोमिनियन स्टेटस नहीं चाहिए। ठीक है, तो कोई फ़ायदा हुआ, सिग्निफिकेंस कोई है? देखो, ब्रिटिश जो है वो द कॉन्फ्रेंस का जो एक नोटेबल अटैम्प्ट था कि ब्रिटिश गवर्नमेंट चाहती थी कि वो इंडियन लीडर्स को डिस्कशन में इन्वॉल्व करे किस तरीके कॉन्स्टिट्यूशन रिफॉर्म इंडिया में आना चाहिए। लेकिन जो ब्रिटिश दे रही थी इंडिया को, वो इंडिया के लिए सेटिस्फैक्ट्री नहीं था इंडियन लीडर्स के लिए। इंडिया का डिवीजन, देखो इन कॉन्फ्रेंसेस ने यही रिवील किया कि एक डीप डिवीजन है कहीं ना कहीं। जो इंडियन पॉलिटिक्स है उसमें अलग अलग पार्टीज जो हैं उनके अंदर बड़ा, उनके डिफरेंस ऑफ ओपिनियन बहुत है। कांग्रेस कुछ चाहती है, मुस्लिम कुछ चाहती है, डिप्रेस क्लासेस कुछ चाहती है। तो कहीं ना कहीं एक यूनाइटेड फ्रंट बनाने के लिए, ताकि फ्यूचर गवर्नेंस के लिए लड़ सके, वो कहीं ना कहीं उस चीज़ की कमी थी। कोई मेजर कंसेशन, देखो राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस पूरी तरीके से फ्लॉप और फेलियर थे। कोई रिफॉर्म नहीं आया, क्योंकि निगोशिएट करना ही डिफरेंट था, क्योंकि बिटवीन ब्रिटिश के इंपीरियल इंटरेस्ट और डिमांड जो सेल्फ रूल की थी इंडियन रूलर्स की, तो ये कहीं ना कहीं निगोशिएशन टेबल पे नहीं आ पाए। फर्दर स्ट्रगल, अब कॉन्फ्रेंस डिड नॉट लीड के कोई इमीडिएट इंडिपेंडेंस, लेकिन इसने एक स्टेज सेट कर दिया कि पॉलिटिकल मोबिलाइजेशन जो इंडिया में, इवेंचुअली जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया 1935 आएगा और फाइनली पुश होगा 1947 का एक्ट। तो राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस तो फेल हो चुकी। तो ये कुछ आज के लेक्चर में हमने देखा। ठीक है, हमने जो है तो लाहौर सेशन से स्टार्ट किया। ठीक है, लाहौर सेशन से स्टार्ट किया, फिर हमने जो है डांडी मार्च के बारे में देखा, पूर्ण स्वराज के बारे में देखा, किस तरीके से हुई, वाई साल्ट वाज चोजन। ठीक है, गांधी की 11 डिमांड्स। ठीक है, अच्छा, गांधी इरविन पैक्ट। ठीक है, गांधी इरविन पैक्ट हमने देखा। फिर हमने 3 राउंड टेबल कॉन्फ्रेंसेस, मैंने जनरली आपको राउंड टेबल्स के बारे में बताया। आपको राउंड टेबल के बारे में अगर किसी किताब से पढ़ना है तो पढ़ सकते हो। वैसे स्पेक्ट्रम भी एक अच्छी किताब है, उससे भी आप राउंड टेबल्स के बारे में जो है देख सकते हो। इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन एक बार आप एक जर्नल रीडिंग कर लेना कौन कौन से लीडर जो है उसमें इन्वॉल्व थे। बाकी मैंने बता दिया, इट वॉज अ कंप्लीट फेलियर देन। ओके, सिर्फ आपको इतना देखना है कांग्रेस ने किस किस में जो है पार्टिसिपेट किया, गांधी ने किस में किया, ये चीज़ें आप लोग देख लेना। ठीक है, एक आध बार रीडिंग कर लेना। तो इतना ही रखते हैं आज के लिए, मिलते हैं नेक्स्ट चैप्टर में। नेक्स्ट हम लोग करेंगे, मैं सोच रहा हूँ नेक्स्ट क्या करते हैं,
सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट के थोड़े सा भी देखना है हम लोगों ने, हमने गांधी इरविन पैक्ट देखना है, हरिजन का देखना है, ठीक है, पूना पैक्ट, सॉरी गांधी इरविन नहीं, पूना पैक्ट देखना है जो अंबेडकर और गांधी के बीच में हुआ था, ठीक है। कुछ आइडियोलॉजिकल डिफरेंसेस देखेंगे गांधी और अंबेडकर के, और उसके बाद हम सीधा चलेंगे जो है फ्यूचर में क्या आगे क्या है, ठीक है। हम पहुंच चुके हैं अराउंड 1935 के अराउंड पहुंच चुके हैं हम लोग ना। 1935 का एक्ट आने वाला है तो नेक्स्ट वो पढ़ेंगे, उसके ऊपर जो है फ्यूचर क्या क्या रिएक्शन आता है कांग्रेस का बाकी का वो देखेंगे, ठीक है। फिर हम जो है इलेक्शन देखेंगे जो 1937 में होते हैं ना, तो जो कांग्रेस का रूल है प्रोविंसेस में, ठीक है, उसके बारे में देखेंगे उन्होंने क्या क्या किया, ठीक है। और फिर उसके बाद जो चलेंगे वर्ल्ड वॉर सेकंड के ऊपर, ठीक है। तो ट्राई करेंगे इस महीने में हम लोग ख़त्म करने की, ठीक है, अगले 3 डेज़ 31 जो है जनवरी तक जो है हम लोग जो है मॉडर्न हिस्ट्री ख़त्म करने की कोशिश करें। ओके, थैंक यू, गुड बाय।